हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और इस टेंस को सीखने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें क्या फायदा होगा, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर वन, आप करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। स्पीक करेक्ट इंग्लिश। नंबर टू, दूसरा जो बेनिफिट होगा, आप लिख पाएंगे। आप करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे। और तीसरा जो बेनिफिट होगा वो होगा कि हम अंडरस्टैंड इंग्लिश, हम इंग्लिश को समझ पाएंगे। और चौथा बेनिफिट होगा कि हम एग्जाम से जो रिलेटेड, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, चाहे कंपटीशन की जो क्लास एग्जाम होते हैं या फिर हमारे एकेडमिक जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें वो जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अटेम्प्ट एग्जाम क्वेश्चंस। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये चार बेनिफिट आपको होने वाले हैं। नंबर वन, स्पीक करेक्ट इंग्लिश, यानी हम सही इंग्लिश बोल पाएंगे। दूसरा, राइट करेक्ट इंग्लिश, हम सही इंग्लिश लिख पाएंगे। तीसरा, अंडरस्टैंड इंग्लिश, अगर कोई हमसे इंग्लिश बोलता है तो हम उसको समझ पाएंगे। और चौथा, हम अगर स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम्स में जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब शुरू करते हैं कि हम करेक्ट इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। अब करेक्ट इंग्लिश कैसे बोलेंगे? देखिए, हम जब कोई भी बात किसी से करना चाहते हैं, जब किसी से हम बात करेंगे तो पहले जो बोलना चाहते हैं वो हमारे माइंड में, हमारी मदर टंग में वो बात आती है। उसके बाद में हम उसको दूसरी किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले तो जो बात, जो सेंटेंस हमारे दिमाग में आती है, बहुत तरह की बातें आती है हमारे माइंड में, उनमें से कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो वो पहचान हमको पता होनी चाहिए। और पहचान अगर हमें हो गई कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या इस सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट कर सकते हैं, तभी तो हम ट्रांसलेट कर पाएंगे उसको। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आप हिंदी में, यानी हमारी मदर टंग में जो सेंटेंस, जो बात होती है, उनकी कैसे पहचान करें कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो पहला तो हम ये सीखते हैं कि पहचान हिंदी में कैसे करें। तो हिंदी में लिखे हुए सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है, तो वो देखते हैं। एग्जाम्पल, विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस सीख रहे हैं। इसके पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हमने सीखा था उस वक्त हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी थी ये बात। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो वो जरूर देख लें, आपको बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छा आपको लगेगा। और आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बताते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में एक्शन जो वर्ड होता है उसमें रहा था, रहे थे या रही थी होता है। यानी यहां पे परिश्रम कर रहे थे, कोई भी काम चल रहा था, जिस वक्त ये बात बोली गई थी उस वक्त ये वो काम, उस टाइम पर वो बात चल, यानी वो काम चल रहा था, एक्शन चल रहा था। विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, यानी जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम चल रहा था, कंटिन्यूअस में था, प्रोग्रेस में था।
तो इसकी जो पहचान होती है वो ये कि जो एक्शन वर्ड है, जो सेंटेंस में जो काम किया गया है, वो एक्शन वर्ड के साथ में रहा था, रहे थे लगा होता है, तो वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसी तरह से अगला जो सेंटेंस है, मैं स्कूल जा रहा था। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो इसमें एक्शन वर्ड क्या है, जा रहा था, तो रहा था इसमें भी आ गया, जाने के साथ में जा रहा था। तो ये दोनों मैं रहा था, रहे थे आगे, यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो जब हम एक बार ये पहचान जाएंगे लिखा हुए सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, तो उसको हम पहचान जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और अगर एक बार पहचान गए सही तरीके से, तो उसको हम फिर ट्रांसलेट करने का काम रह जाएगा। या फिर हम कोई बात बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे अगर कोई बात, तो पहले तो वो जो बात बोलना चाहते हैं वो हमारे माइंड में आती है, और माइंड में जो हमारे आएगी वो हमारी मदर टंग में आती है, और मदर टंग से फिर उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन के नियम अलग है, लेकिन पहले पता तो चले कि कौन सा सेंटेंस, कौन सी बात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। तो पहचान बहुत जरूरी है। सबसे पहला नियम यही होता है, पहचान का। तो पहचान हमने यहां पे सीखी कि किसी भी सेंटेंस में एक्शन वर्ड में लास्ट में रहा था, देखिए यहां पे था, थे, थी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस रहा था, रहे थे, रही थी के साथ में है आ जाता है, रहा है, रहे हैं या रही है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। और अगर रहा था, रहे, रहा, रहे, रही के साथ में था, थे, थी आ जाता है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। अब हमारा पहला कि पहचान के बाद में हम उसको हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो अभी हम सीखेंगे। अगला आता है राइट, करेक्ट, तो ट्रांसलेशन के नियम अभी हम सीखेंगे। फिर है कि अंडरस्टैंड इंग्लिश। तीसरा कि हम कैसे समझ सकें, अगर कोई हमारे सामने हमारे साथ इंग्लिश बोल रहा है, अब वो इंग्लिश अगर हमसे बोल रहा है तो हम उसको कैसे समझें। तो उसका तरीका यह है कि इंग्लिश में जब वो बोलेगा, तो इंग्लिश के जब सेंटेंस बोलेगा, तो कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो हमको इंग्लिश में लिखे हुए या इंग्लिश में बोले हुए सेंटेंस की पहचान भी होनी चाहिए। यानी अभी जो हमने सीखा था वो सीखा था कि हिंदी के सेंटेंसेस की पहचान, अब हमें आनी चाहिए इंग्लिश समझने के लिए कि इंग्लिश के सेंटेंसेस की कैसे पहचान हो। तो इंग्लिश के सेंटेंस इस तरह के होते हैं, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। The children were playing in the street. ट्रांसलेट अगर करें, the children were playing, बच्चे खेल रहे थे, in the street, गली में, स्ट्रीट में बच्चे खेल रहे थे। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब बर लगा हुआ है, और जो मेन वर्ब है उसमें ing लगा हुआ है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है। तो ये जो बर है, ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स मैं सिखा चुका हूं। स्पेशल जो इंट्रोडक्शन वाली जो हमारी क्लास है, टेंस के इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास, उसमें सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स मैंने समझाई थी, उसमें है, और सबको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वर होती है, वाज और वर। तो यहां पे किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश में लिखे हुए या इंग्लिश में बोले हुए किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आ जाए, साथ में मेन वर्ब में आईएनजी अगर लगा हुआ हो, तो वो सेंटेंस 100% पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। अगला सेंटेंस का एग्जांपल देखें, ही वाज स्लीपिंग, he was sleeping when I visited his home. He was sleeping, वह सो रहा था, when जब, I visited his home, जब मैंने उसके घर में विजिट किया, यानी जब मैं उसके घर में गया तब वो सो रहा था। तो यहां पे आप देखिए इस सेंटेंस में वाज आ गया,
हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और इसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी स्लीप से स्लीपिंग हुआ है और बाज भी आया हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ये पहचान होती है। तो अगर कोई भी हमसे बोलेगा इस तरह के सेंटेंस जिसमें उस सेंटेंस में वाज वर्ब लगा हुआ हो और वर्ब में आईएनजी हो, तो हम उसको पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोल रहा है, और उसको फिर हमारी जो मदर टंग होती है उसमें माइंड अपने आप ट्रांसलेट कर देगा और उसका मीनिंग हमें बता देगा। तो ये मैकेनिज्म होता है। अब फिलअप एक्सरसाइज भी हम करेंगे, लेकिन अब है कि हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को भाई पहचान करना हम सीख गए। अब पहचान करके जो हमारी मदर टंग है या हिंदी में जो सेंटेंस होंगे उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलें, जो पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है उनको हम कैसे बोलें, तो वो हमको सीखना है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कैसे हम सीखेंगे? ट्रांसलेशन के लिए हम जानते हैं कि हर टेंस के 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ये हम हर क्लास में, हर वीडियो में, हर टेंस की क्लास में मैं आपको बार बार सिखाता हूं कि हर टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जैसे विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, ये अफर्मेटिव है, यानी कोई भी बात आपको बताई जा रही है अफर्म रूप में। अब इसी को अगर नेगेटिव बोले तो विद्यार्थी कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे, ये नेगेटिव हो गया। टेंस वही है। देखिए दोनों में चीजों में पहचान करना बहुत जरूरी सीखना है आपको। मैं यहां पे बता रहा हूं, इसके पहले भी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले जो क्लासेस की वीडियोस में। आप उन वीडियोस को रेगुलर स्टेप बाय स्टेप जरूर देखें। विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। विद्यार्थी कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। टेंस वही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन सेंटेंस चेंज हो रहा है। कठिन परिश्रम कर रहे थे, कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। जब कठिन परिश्रम कर रहे थे तो अफर्मेटिव सेंटेंस, कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे तो नेगेटिव सेंटेंस। और अगर ये आ जाए कि क्या विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कुछ पूछा गया। और अगर इसको ये बोला जाए कि क्या विद्यार्थी कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे, तब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो 4 तरह के सेंटेंसेस हैं। टेंस वही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस, एक ही टेंस के, हर टेंस के 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो चारों तरह के सेंटेंस को आज हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए हर सेंटेंस का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसको ट्रांसलेट करने का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मीनिंग मैं बहुत अच्छी तरह से समझाया मैंने पिछले जो हमारे टेंस के जितने भी वीडियोस हैं उनमें, उनको एक बार आप जरूर देखना। यहां पर फिर भी मैं बताता हूं कि जब कभी भी हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब किस वर्ड की इंग्लिश पहले बोलनी है, फिर कौन से वर्ड की इंग्लिश बोलनी है, फिर कौन से वर्ड की बोलनी है, फिर कौन से वर्ड की, ये जो रूल होता है इस रूल को ही सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। डिटेल के लिए पिछले वीडियोस देखें। फिलहाल के लिए इतना। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है इसमें, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो सब्जेक्ट वो वर्ड होता है हिंदी में जो काम करने वाला है, जिसने काम किया है,
जिसने एक्शन किया है। तो विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, इसमें कठिन परिश्रम कौन कर रहे थे, काम करने वाला कौन है, विद्यार्थी। तो सब्जेक्ट वर्ड क्या है, विद्यार्थी। तो इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे तो द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, कई सारे, एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हम, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे प्लूरल है तो वर आ जाएगा, वर, स्टूडेंट्स वर। अब आता है वर्ब। वर्ब यानी क्या काम किया जा रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको ये बता रहा है कि कुछ काम हो रहा है। काम तो कौन सा है, परिश्रम कर रहे थे, कर रहे थे, करना। तो यहां पे करना को हम इंग्लिश में डू बोलते हैं। तो डू का फोर्थ फॉर्म डूइंग हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। तो यहां पे डूइंग और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कार्य वो कर रहे थे, लेकिन क्या कार्य कर रहे थे, तो परिश्रम, कठिन परिश्रम कर रहे थे, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स हम ट्रांसलेट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बोलते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है वाज और वर। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होती है, वर प्लूरल के साथ में। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बोलते हैं फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और इस तरह से हम ट्रांसलेट कर देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में आता है अगला जो सेंटेंस का काइंड है, वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर वाज और वर, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब अगर ये जो सेंटेंस था हमारा, विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, इसको नेगेटिव बोले तो विद्यार्थी कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। विद्यार्थी कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नहीं वर्ड आ जाएगा। अब जब नहीं वर्ड आ जाएगा तो वो नेगेटिव है। अब इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम जान चुके हैं कि विद्यार्थी है, तो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, तो हम सीख चुके हैं कि विद्यार्थी कई सारे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो यहां पे वर आ जाएगा। फिर नॉट आना है, फिर वर्ब, वर्ब यानी कार्य, तो कार्य क्या है पे डू, डूइंग। फोर्थ फॉर्म आनी है, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या क्या कर रहे थे, कठिन कर रहे थे, कठिन परिश्रम कर रहे थे, तो यहां पे हार्ड वर्क। The students were not doing hard work. Students were not doing hard work. हिंदी में नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है और इंग्लिश में नॉट लिखा हुआ है, और नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बोलेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर वर्ब फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म में, और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद में दो सेंटेंसेस हमने सीखे, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने सीखा, नेगेटिव, और अब आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि कुछ पूछना। अगर कोई भी सेंटेंस में हम किसी से कुछ पूछते हैं, इंटेरोगेट करते हैं कुछ जानने के लिए, तो वो जो सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो जैसे कि हम सीखते आ रहे हैं
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब पहले, तो वाज और वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल भी आएगा। तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है इसको ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो अगर हिंदी में इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करें, अब सेकंड का एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड सेंटेंस का जो हिंदी में लिखा हुआ है, मैं स्कूल जा रहा था। अब इसको इंटेरोगेटिव अगर बोले तो क्या मैं स्कूल जा रहा था, क्या मैं स्कूल जा रहा था, जा रहा था। अब यहां पे आप देखिए हिंदी में जो लिखा हुआ है कि क्या मैं स्कूल जा रहा था, इसमें क्या वर्ड पहले आया है सबसे पहले। अब जब कोई भी हिंदी में लिखे हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आ जाता है तो उस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। अब इंटेरोगेट और इस सेंटेंस का जो आंसर होगा, यानी रियल में अगर कोई आप पूछे या मैं पूछूं क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो सामने वाला को जो जवाब देगा वो बोलेगा या तो यस या नो। तो जब किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक्सपेक्टेड जवाब यस या नो में हो तो उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है। तो यहां पे हम वाज और वर्ब में से एक पहले लगाएंगे, तो अब वो हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर्ब। लेकिन अब यहां पे ये जो सेंटेंस मैंने जानबूझ के लिया है इस तरह का, इसमें सब्जेक्ट है मैं को बोलते हैं आई, और आई के बारे में मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वह आई जो होता है इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल कंसीडर होता है, यानी इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब कहीं कहीं पे एक्सेप्शन केसेस में स्पेशल, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है एम, और जिस दिन मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाया था उस दिन भी मैंने बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज लगता है, ये एक्सेप्शन है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो स्पेशल हेल्पिंग वर्ब आ ही गई है एम, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में ये आई के साथ वाज लगता है, अदरवाइज और हर जगह पर हर टेंस में आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी और पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज लगता है। तो यहां पे आई के साथ वाज लगेगा तो वाज को हम सबसे पहले बोलेंगे या लिखेंगे वाज आई। फिर वर्ब है यहां पे जाना, जा रहा था, तो जाने को बोलते हैं गो, तो गो की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी गोइंग। फिर कहां जा रहा था, यानी ऑब्जेक्ट आएगा तो जाने का काम हो रहा है, लेकिन कहां जा रहा था, स्कूल, टू स्कूल, वाज आई गोइंग टू स्कूल। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैं बार बार आपको बताता हूं हर टेंस में कि दो तरह के होते हैं। एक तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब, जिनका आंसर यस या नो में आता है, वो इंटेरोगेटिव, जैसे कि ये यहां पर लिखा था। और एक इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस भी होते हैं जिनका जवाब यस या नो में नहीं आता, जैसे तुम कहां जा रहे थे, तो इसमें इसका जवाब यस या नो में तो नहीं आ सकता, ये बताना पड़ेगा कि कहां जा रहे थे। या फिर तुम क्या कर रहे थे, अब अगर इसमें ये लिख दें आप तुम क्या कर रहे थे, तो इसमें अगर हम देखें कि देखिए क्या वर्ड इसमें भी आया हुआ है, क्या, और क्या ऊपर भी आया हुआ है,
लेकिन ऊपर वाले क्या के लिए हमने क्या किया कि सेंटेंस में वाज वर्ब को पहले लगा दिया। लेकिन ये जो क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो क्या है वो सेंटेंस के बीच में आया है, स्टार्टिंग में नहीं आया। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होगा। और यहां पर WH फैमिली का जो वर्ड होता है व्हाट, जिसका मीनिंग क्या होता है, उसका यूज करना पड़ेगा। तो WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनका किस तरह से यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है और सही यूज कैसे किया जाता है, इसके लिए स्पेशल वीडियो है WH फैमिली के वर्ड्स का यूज ऑफ WH फैमिली वर्ड्स, वो आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहां पर मैं बताता हूं कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो बीच में अगर आता है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए WH वर्ड का यूज होता है। और सबसे बड़ी पहचान कि ऐसा इंटेरोगेटिव जिसका आंसर में हमको कुछ बोलना पड़ेगा, जैसे तुम क्या कर रहे थे तो कुछ बताना पड़ेगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो WH फैमिली के वर्ड से होगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले इसको जो ट्रांसलेट करेंगे तो इस क्या की इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हाट, यानी WH फैमिली का वर्ड हमेशा ही पहले आता है। और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहां पे हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट के बाद में, इस तरह यहां पे इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो व्हाट वर्ब, अब वर्ब वाज वर्ब में से वर्ब क्यों आया, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट है तुम, यू प्लूरल होता है, तो वर्ब आ गया व्हाट वर्ब। फिर आता है सब्जेक्ट यू और फिर वर्ब व्हाट वर यू डूइंग। ध्यान दें आप यहां पर जो WH फैमिली के जो भी उनसे बनने वाले जो सेंटेंस है उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर भी हमने ऐसे ही किया, सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखी, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी है वर्ब, फिर हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखी है, फिर हमने डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के हो गए, दोनों का हमने सीख लिया। अब जो चौथा काइंड होता है सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर जो सेंटेंस होता है, यानी इंटेरोगेट भी होता है, उसमें कुछ पूछा भी जाता है और साथ में नहीं भी बोलते हैं। जैसे अगर इसी को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दें, मैं स्कूल जा रहा था, तो इंटेरोगेटिव बनाया तो क्या हो जाएगा, क्या मैं स्कूल जा रहा था। और अगर इसको नेगेटिव भी बना दें, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तब इसको हम लिख देते हैं क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वो लास्ट में इंटेरोगेटिव वर्ड। तो इसके अंदर क्या वर्ड आ गया तो इंटेरोगेटिव है, और नहीं आ गया तो ये नेगेटिव है। तो इस तरह का जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमको स्ट्रक्चर का यूज होगा। तो स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं यहां से। सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर नॉट वर्ड आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। जैसे कि मैं हर टेंस की हर क्लास में आपको समझाता हूं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के डबल स्ट्रक्चर होते हैं, डबल। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर
wasn't, weren't, फिर सब्जेक्ट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। दोनों के अंदर आप फर्क देखें तो यहां इस फर्स्ट वाले में नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में लगाया हुआ है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें नॉट को हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही कंबाइन कर दिया। जब हम कंबाइन करते हैं ये, तो वाज नॉट अलग अलग से नहीं बोलते, स्टार्टिंग में वाजंट बोला जाएगा, या वर नॉट नहीं बोलते वरंट, या तो वाजंट बोलेंगे या वरंट बोलेंगे। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। प्रेजेंट टेंस के जो जितने भी वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखना। तो यहां पर अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको दोनों ही स्ट्रक्चर के हिसाब से। पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर ट्रांसलेट करें तो यहां पे जो सब्जेक्ट है वो है मैं को आई के साथ वाज, तो वाज आई, फिर नॉट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब क्या है यहां पे, जाना, गोइंग, वाज आई नॉट गोइंग, और फिर आएगा सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल जाना। कहां जा रहे हैं, स्कूल, तो टू स्कूल, इंटरोगेटिव सिंबल, तो वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया ट्रांसलेशन। अब आएगा दूसरा जो स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से अगर करें तो यहां पे वाज की जगह वाजंट हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, यानी वो जो नॉट पहले बाद में आया था वो यहीं पे आ जाएगा, वाजंट आई गोइंग टू स्कूल। अब कब दोनों ही स्ट्रक्चर सही है ये, लेकिन दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर पहले कब यूज करना है, कौन सा कब यूज करना है, इसके लिए आप पिछले वीडियोस को देखें, बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं हर चीज को एक बार बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये हमने देखा कि ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने पहचानना सीखा है कि हिंदी में कैसे उनको पहचाना जाए, कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं, वो हमने पहचानना सीख लिया। फिर हमने इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पहचानना सीख लिया कि इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस कोई हमसे बोलता है या आपको कहीं लिखा हुआ देखते हैं, आप पढ़ते हैं, तो वो कौन से होते हैं, क्या पहचान है उनकी, कि वो हम पहचान जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। फिर हमने इनको ट्रांसलेशन करना सीख लिया, चारों सेंटेंसेस, चारों तरह के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट करना सीखा, नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट करना सीखा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट करना सीखा। इंटेरोगेटिव दो तरह के, एक तो वो जो WH फैमिली के वर्ड्स से ट्रांसलेट होता है, और एक वो जो WH फैमिली के वर्ड से ट्रांसलेट ना हो करके बल्कि हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ही ट्रांसलेट हो जाते हैं। और चौथा जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसके डबल स्ट्रक्चर होते हैं वो भी हमने ट्रांसलेट करना सीखा है। अब जो हमारा अगला जो पॉइंट आता है कि स्टूडेंट्स की डिमांड कि जो उनके एग्जाम्स में, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम्स हो, उनमें इंग्लिश ग्रामर के से रिलेटेड जो एक्सरसाइज आती है, जो पैराग्राफ आता है, उसमें ब्लैंक्स दिए होते हैं और एक वर्ब दी हुई होती है ब्रैकेट में, तो वहां पे हमको फिल करना होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कैसे पहचाने हम, कैसे पहचाने कि यहां पे कौन से टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस आता है पैराग्राफ में, तो वो आप कैसे फिलअप करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसका यहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, पहला जो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, राम वाज रीडिंग व्हाइल हिज ब्रदर डैश प्ले ए गेम। अब इसका मैं आपको बताता हूं कि जब हम फिलअप करते हैं
फिलअप करते हैं तो उससे पहले हमें हमेशा उसका रफ ट्रांसलेशन कर लेना चाहिए, रफ एक्सपेक्टेड ट्रांसलेशन बगैर फिलअप किए। राम वाज रीडिंग, राम पढ़ रहा था। वाइल, जबकि हिज ब्रदर, उसका भाई, डैश प्ले ए गेम, उसका भाई एक गेम, अब क्या एक्सपेक्टेड, खेल रहा था। यानी उसके हिसाब से जो सूटेबल जो ट्रांसलेशन बैठती है वो यही बैठती है। राम पढ़ रहा था जबकि उसका भाई एक गेम खेल रहा था। अब जब हमको ये एक्सपेक्टेड ट्रांसलेशन को पता है कि यहां पे सही सूट कर गया, तो खेल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अब यहां पे ब्रदर सिंगुलर है, हिज ब्रदर, उसका एक भाई सिंगुलर है, तो यहां पे वाज आ जाएगा। और प्ले का प्लेइंग फोर्थ फॉर्म आती है कंटिन्यूअस में, वाज प्लेइंग ए गेम। इसमें इस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट हैं, दो काम हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आप इसको। जब पास्ट में दो काम होते हैं, अब दोनों कामों में कुछ कंडीशंस होती है, कुछ हिंट्स होती हैं कि अगर दोनों काम साथ साथ में चलते हैं, दोनों काम साथ साथ में हो रहे होते हैं, दोनों ही साथ साथ में हो रहे हैं, तब दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे। अगर एक पूरा हुआ और दूसरा चल रहा है, तब जो पूरा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और जो चल रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। लेकिन अगर दोनों ही काम, बीते हुए समय के दोनों ही काम पूरे हो चुके हैं एक के बाद एक, और दोनों में एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ, तो जो काम पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप ध्यान रखना इस बात को। यहां पर, और खासकर जब दो काम में दोनों काम या तो चल रहे हैं, पैरेलल दोनों काम चल रहे हैं, तो वो वाइल से कनेक्ट होंगे, वाइल। और एक पूरा हुआ और दूसरा चल रहा था, एक पूरा हुआ और दूसरा चल रहा था, तो व्हेन से कनेक्ट होंगे वो। इसमें वाइल से कनेक्ट है, यहां पे व्हेन से कनेक्ट है। लेकिन जब दोनों ही काम पूरे हो गए थे, दोनों काम फिनिश हो गए थे, तो वो या तो बिफोर से कनेक्ट होंगे या आफ्टर से कनेक्ट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सुनना, ध्यान से समझना, यही सच है, और कोई कंफ्यूजन में आप ना रहे। तो यहां पर अगला जो अपने एग्जांपल, पहले एग्जांपल को एक बार एक्सप्लेन दोबारा से कर देता हूं। राम वाज रीडिंग, देखिए यहां पर दो काम हो रहे हैं, एक तो राम पढ़ रहा था और दूसरा है उसका भाई खेल रहा था, दोनों ही काम चल रहे थे पैरेलल। राम खेल रहा है और उसका भाई गेम खेल रहा है, तो दोनों काम जब चल रहे थे तो वाइल से कनेक्ट हुआ। अगले एग्जांपल में, आई डैश राइट एन ईमेल व्हेन ही कॉल्ड ऑन मी। इसका रफ ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आई राइट, मैं, लिखना, एन ईमेल, एक ईमेल, व्हेन, जब, ही कॉल्ड ऑन मी, उसने मुझे बुलाया था सॉरी, उसने मुझे बुलाया था। अब ये जो काम है, दो काम है इसमें भी, यहां पर एक काम आप देखिए पूरा हो गया, उसने मुझे बुलाया था, और व्हेन से कनेक्टेड है ये, तो इसका मतलब उसने मुझे बुलाया था तो वो काम चल रहा था, एक काम चल रहा था, एक पूरा हो गया। तो जो चल रहा था, आई वाज राइटिंग, आई वाज राइटिंग, आई के साथ वाज आता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो आई वाज राइटिंग एन ईमेल, मैं एक ईमेल लिख रहा था, व्हेन ही कॉल्ड ऑन मी, जब उसने मुझे बुलाया। तो यहां पे आपने देखा कि एक काम
चल रहा था, एक पूरा हुआ। वेंट से कनेक्ट है, इसलिए हम समझ गए कि यहां पे एक पूरा हुआ, एक चल रहा था। अगर बिफोर और आफ्टर से जब कनेक्शन होता है, कनेक्ट होता है, तो इसका मतलब दोनों काम पूरे हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक्सरसाइजेज को फिलअप कर सकते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज आती है हमारे पास में एग्जाम्स में, चाहे वो एकेडमिक हो या कंपटीशन के एग्जाम्स हो, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मैंने यहां पे फिलअप करवाए। इस तरह हर टेंस की, जब मैं हर क्लास में, हर टेंस की हर क्लास में आपको पहचान बताता हूं, उस टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको कैसे फिलअप किया जाता है। और जब आप तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों ही टेंस के इंडिविजुअल कुछ एक सेंटेंसेस को फिलअप करना या उनकी पहचान करना आप सीख जाएंगे, तब हम प्रैक्टिस करेंगे तीनों टेंसेस का मिक्स्ड अप एक्सरसाइज को फिल करना, जिसमें हमको सेंटेंस पूरा पैराग्राफ होगा, एग्जाम से रिलेटेड होगा, फिर हम वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। और उस वक्त जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट अगर हम जो होलिस्टिक कंप्लीट जो एक्सरसाइज होती है उसको अगर अटेम्प्ट करने जाते हैं बगैर टेंसेस का कंसेप्ट सीखे, इंडिविजुअल उनका कंसेप्ट सीखे, तब हम बहुत मुश्किल होता है, या फिर एक तरह से समझिए कि रटना हो जाता है। आप कंसेप्ट के साथ पूरे फुल मार्क्स नहीं ला सकते। कई बार कोइंसिडेंटली अगर कोई सही हो गया तो बात अलग है, आप सोचोगे मैं सीख गया, बाकी कॉन्फिडेंस के साथ में आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये जो मैं सेंटेंस यहां पे फिल कर रहा हूं ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, तो तब ही आप उसको फिल कर पाएंगे या अटेम्प्ट कर पाएंगे ग्रामर के क्वेश्चंस को, जब आप इंडिविजुअली एक एक टेंस का कंसेप्ट सीखेंगे, रटेंगे नहीं, कंसेप्ट सीखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको शुरू से ही बताया, तो स्टार्टिंग में बताया था कि 4 बेनिफिट्स। आप करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे, करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे, करेक्टली आप इंग्लिश को समझ पाएंगे और एक्सरसाइज को फिलअप कर पाएंगे। इसके लिए अब जब मैंने ये सारी चीज आपको सिखाई है, तो जरूरत इस चीज की है कि इसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप बोलते हैं उनमें यूज करें, क्योंकि जब तक आप इनको यूज नहीं करेंगे इनका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि टेंस सीखने के लिए नहीं सीख रहे हैं हम उनको यूज के लिए सीख रहे हैं, उनका यूज होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। तो कोशिश करें कि जैसे हमने यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं इनकी पहचान करना सीखी, इस तरह का कोई भी छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं उनको आप इंग्लिश में बोलना सीखें। मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, राम खेल रहा था, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट करें, प्रैक्टिस करें बोलने की, अपनी टंग पे इस तरह के सेंटेंसेस को लेके आए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और इसके बाद में अगला जो हमारा अगली जो हमारी क्लास होगी उसका जो टॉपिक होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।